नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक में जो आपका 30 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है, सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसमें एक टॉपिक है अधिगम या लर्निंग, या उसी को बोलते हैं सीखना। वो वाला जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे 2023 में सबसे ज़्यादा, और 2023 में बोल लीजिए या 2019 का पेपर अगर पिछला आप देखेंगे तो आप पूरा पेपर को जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। 2023 के पेपर में 5 क्वेश्चन लगभग इसी टॉपिक से आया है 30 में से। तो इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो आप खुद पाएंगे। तो मुझे 15 से 20 मिनट दीजिए आप, और ये 15 से 20 मिनट में आपका 5 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा आपका विथ डिटेल कॉन्सेप्ट। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आने के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपका 20 मिनट के अंतर्गत पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा जो पिछले पेपर में आया हुआ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और उसके आधार पर, आपके कमेंट के आधार पर आगे भी इस तरीके के वीडियो मैं लाता रहूंगा लगातार रोज। ठीक, तो आप जुड़े रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। तो ये टॉपिक का नाम है अधिगम, इसी को बोलते हैं, या सीखना, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लर्निंग, है ना। तो अधिगम या लर्निंग या फिर सीखना। देखिए, तो सीखना किसको बोलेंगे? देखिए, समय के साथ आपके व्यवहार, अभ्यास या अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन, जो बिहेवियर में जो चेंजेस आता है उसको सीखना बोलते हैं। किस आधार पे? तो दो उसका आधार है, एक तो है आपका प्रैक्टिस और दूसरा है आपका एक्सपीरियंसेस। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के आधार पर, है ना, मतलब आप कह लीजिए अभ्यास और अनुभव के आधार पे जो व्यवहार में आपके परिवर्तन आता है। कैसे? तो देखिए, अभ्यास में जैसे कि अल्फाबेट है, अल्फाबेट को बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। यहां पर देखिए, आप पूरा इमेजेस के माध्यम से आपको यहां पर मैं पढ़ाऊंगा ताकि इमेजेस को जल्दी आपके दिमाग में कैप्चर हो जाए, बहुत आसान शब्दों में। देखिए, जैसे कि ये प्रैक्टिस, मतलब अल्फाबेट को कोई भी बच्चा जो है वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, अभ्यास करता है, और अभ्यास के आधार पर अल्फाबेट को वो सीख जाता है, ABCD EFGH जो पूरा है, या 12 खड़ी आप बोल लीजिए, उसको अभ्यास करके वो सीखता है। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उस अल्फाबेट के आधार पे वो वर्ड्स बनाना चालू कर देता है, और वर्ड्स के आधार पे वो धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाना, सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख जाता है। तो किस चीज से सीखा? वो अभ्यास से सीखा, प्रैक्टिस से सीखा। तो वो इसको क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे, सीखना बोलेंगे। और किस चीज को सीखना बोलेंगे? तो यहां पर आप देखिए, एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है। एक्सपीरियंस से कैसे सीख रहा है? यानी अनुभव से। मतलब जब बच्चा यहां पर स्टोव, गर्म स्टोव में यहां पर पतीला रखा हुआ है, ठीक है, एक स्टोव में एक चीजें, कोई सामान, सामग्री यहां पर पक रही है, ये गर्म है, तो बच्चे उसको पकड़ा तो उसका हाथ जल गया। तो जब उसका हाथ जल गया तो वो दोबारा जब वहां पर जाएगा तो इसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो जान गया है कि ये जो है वो गर्म है, और जब पिछले बार मैं आया था यहाँ पर तो जब गर्म था तो मेरा हाथ जल गया था। तो स्टोव में अगर कोई चीजें रखी होती है तो गर्म होती है, उसको करने से जल जाता है, तकलीफ होता है, ये जान जाएगा वो। तो यहां पर भी वो एक चीज सीखा, क्या? कि कोई भी चीज अगर स्टोव में रखी हुई है तो वो गर्म होती है, मुझे नहीं छूना है उसको। तो किस चीज से सीखा? एक्सपीरियंस से सीखा, अनुभव से सीखा। और यहां पर किससे सीखा? यहां पर वो सीखा प्रैक्टिस से, यानी अभ्यास से सीखा। तो अगर कोई भी बिहेवियर में उसके परिवर्तन आया जो प्रैक्टिस से या एक्सपीरियंस या अनुभव से आया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लर्निंग या सीखना या अधिगम। यहां पर से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक, अब इसके कुछ अपवाद है, वहीं से सवाल आते हैं। कैसे? भाई, बिहेवियर में चेंज तो बहुत सारी चीजों से आ सकता है आपके। जैसे यहां पर आप देखिए, थकान जब आपको लग रहा है, इसको थकान लग रहा है बहुत ज्यादा, तो बिहेवियर में क्या आता है? एक तरीके का थकान लग रहा है, कोई आपको आके कोई काम बोल देता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आपके बिहेवियर में क्या आया? सडन चेंज आया। क्यों? क्योंकि आप थके हुए हो और आपको कोई काम बोल रहा है, तो आपके बिहेवियर में चेंज आया। तो बिहेवियर में चेंज इस तरीके से भी आता है, लेकिन इसको हम लोग क्या सीखना नहीं बोलते हैं। तो पेपर में आपको सवाल आ सकता है कि सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। तो ये भी, बिहेवियर में परिवर्तन को सीखना बोलते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। तो ये भी, बिहेवियर में परिवर्तन को सीखना बोलते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। तो ये भी, बिहेवियर में परिवर्तन को सीखना बोलते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। तो ये भी, बिहेवियर में परिवर्तन को सीखना बोलते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को, लेकिन
किस किस तरीके के व्यवहार में परिवर्तन को, वो आपको ध्यान देना है। ये भी व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये सीखना के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये क्षणिक परिवर्तन है। जैसे ही आपकी थकान दूर होगी, आपका व्यवहार पुराने व्यवहार के जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार आप सीख गए तो आप जीवन भर उसको याद रखोगे, आप भूलोगे नहीं, जब तक आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत नहीं आते। वो अलग चैप्टर है आपका, वो अलग से पढ़ाऊंगा उसको। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अगर नहीं हैं आप, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सामान्य बच्चे हो जो कि 80% होते हैं, तो वहां पर आपके व्यवहार में एक बार आप परिवर्तन आ गया, कोई प्रैक्टिस या अनुभव से कोई चीज आप सीखे हो, तो जीवन भर आपको ध्यान रहेगा। ABCD कभी भूलते हो क्या? 12 खड़ी कभी भूलते हो क्या? कभी नहीं भूलते हो। टेबल कभी याद की हो, कभी भूले हो क्या? नहीं भूलते हो। पहाड़ा कभी नहीं भूलते हो। लेकिन ये जो थकान है वो क्षणिक परिवर्तन है आपके बिहेवियर में, इसलिए ये जाके आगे जाके खत्म हो जाएगा। ये जब आपको थकान दूर होगी तो आप फिर से वही पुराने बिहेव करने लगे, सामान्य बिहेव करने लगे। ये इसलिए सीखने के अंतर्गत नहीं आता। उसी तरीके से अगर नींद आ रही है आपको, तो ये बच्चा सो गया, देखो, तो नींद आने से जो परिवर्तन होता है वो भी सीखने के अंतर्गत नहीं आता। दवाई खाए हो कोई आप, दवा लेने से आपके बिहेवियर में कोई चेंज आता है। जैसे कि कई कई मेडिसिन में देखोगे आप, एल्कोहल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। खांसी का जो सिरप आता है, कोरोना में उसी को लेते थे सब, टॉनिक तो मिलता नहीं था, है ना, मार्केट में, इसलिए सब उसी को लेके काम चलाते थे। तो वहां पर उसको खाने से एल्कोहल आया, उसको पीने से, तो उससे नींद आई आपकी, तो बिहेवियर में आपके चेंज आया, आप काम नहीं कर पा रहे हो, सोने के लिए जा रहे हो। लेकिन वो बिहेवियर में चेंज आपके काउंट नहीं होगा, क्योंकि जब ये नींद खत्म होगी तो आप अपनी पुरानी अवस्था में आ जाओगे, इसलिए उसको सीखना नहीं बोलेंगे। तो नींद आने से जो सीखे, जो अब थकावट से कोई चीज बिहेवियर में परिवर्तन आया, कोई दवा लेने से कोई बिहेवियर में परिवर्तन आया, वो सब चीजें सीखने के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अपवाद में आपको यही याद रखना है। इसी तरीके से सवाल आएंगे, मैं आपको सवाल का टाइप दिखाऊंगा। तो व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, अपवाद क्या है, देखो यहां पर थकान से जो सीखना है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। दवा खाने से लर्निंग नहीं है। भूख प्यास के कारण जो आपके बिहेवियर में परिवर्तन आता है, लर्निंग नहीं है। नींद के कारण लर्निंग नहीं है। ये सबको लर्निंग के अंदर काउंट नहीं करते। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे साइकिल चलाना है तो वो एक लर्निंग के अंतर्गत आएगा, गाड़ी चलाना है वो एक लर्निंग के अंतर्गत आएगा, जैसे पेंटिंग कर रहे हो वो लर्निंग है, सीखना है। वहां पर आप अभ्यास करके कोई चीज को सीख रहे हो, जीवन भर आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर इन सब चीजों के आधार पर व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको सीखना बोलते हैं, और ये सब अपवाद है, इसको सीखना नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि आप टाइपिंग सीख रहे हो, तो जब टाइपिंग आप सीख रहे हो तो आप टाइपिंग को 4-5 महीने तक आपको याद रहेगा। जब तक आपका टाइपिंग का प्रैक्टिस आप छोड़ नहीं दिए, तब तक आप एक बार अगर सीख गए तो आप उसको सीखे रहोगे लंबे समय तक, प्रैक्टिस करते रहोगे। कंप्यूटर आप चलाना एक बार सीख गए, MS वर्ड चलाना, PPT बनाना आप सीख गए, तो लंबे समय तक वो सीखे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस छोड़ नहीं देते तब तक। तो ये लगभग जो होता है सीखने के अंतर्गत वो शामिल होते हैं, जो ऐसे व्यवहार शामिल होते हैं जो स्थायी होते हैं अपेक्षाकृत। 4-5 महीना, साल भर, 10 साल, 20 साल, इस तरीके के स्थायी होते हैं। उन सब व्यवहारों के परिवर्तन को सीखना बोलते हैं, न कि वो परिवर्तन जो क्षणिक होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में होते हैं। जैसे ये परिवर्तन, शॉर्ट टर्म परिवर्तन जो आपका आता है बिहेवियर में, उसको सीखना नहीं बोलते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरीके से डिटेल आपको मैं बता रहा हूं, और उसके बाद आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब देखिए एक टॉपिक है, इसी के अंतर्गत आता है मैच्योरेशन या परिपक्वन। किसको बोलते हैं? परिपक्वन। तो देखिए परिपक्वन का मतलब होता है, इन दोनों में अंतर होता है, लर्निंग और मैच्योरेशन, यानी सीखना और परिपक्वन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो देखो, परिपक्वन का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका? शरीर का, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं मैच्योरेशन या परिपक्वन। जैसे कि ये बच्चा जो है वो जब जन्म से चालू हो जाता है, ये है ना, जब से बच्चा जन्म लेता है तो उसके हाथ का, उसके पैर का आकार अलग रहता है, छोटा छोटा रहता है सब। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके हाथ, पैर, शरीर का आकार जो है वो परिवर्तित होता जाता है, तो परिवर्तन होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ये, उसके बाद ये, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद इसका शरीर का आकार फिर से बढ़ रहा है, तो इसके शरीर का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस विकास को, डेवलपमेंट को और ग्रोथ को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है मैच्योरेशन या परिपक्वता। ठीक, तो इसके अंतर्गत केवल क्या शामिल होता है? शारीरिक ग्रोथ। ठीक, वो दिखता है। अब देखो, परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि सीखना अर्जित प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है दोनों में। किसमें? लर्निंग में और मैच्योरेशन में। इसमें से कुछ मेन जो आपको डिफरेंसेस है मैं उसको ले रहा हूं, ताकि आपको कम समय में ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूं। देखिए,
मैच्योरेशन यानी परिपक्वता क्या है? एक जन्मजात प्रक्रिया है। जैसे ही आप जन्म लेंगे वो मैच्योरेशन का प्रोसेस जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन सीखना या जिसको बोलते हैं लर्निंग, ये जो है वो जन्म से चालू नहीं होगा, ये तो आपके ऊपर है ना, अर्जित प्रक्रिया है। मतलब जैसे कि आप जन्म ले लिया कोई बच्चा, अगर आपको उसको कितना भी अभ्यास करा लो, कितना भी उसको कुछ करा लो, लेकिन वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, लेकिन वो गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता, लेकिन वो पेंटिंग नहीं सीख सकता, जन्म लेते ही सीख जाएगा क्या? भाई उसका हाथ पैर थोड़ा बड़ा होगा तब तो वो सीखेगा साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना या पेंटिंग करना। उसका तो हाथ पैर, वो तो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है, वो कैसे पेंटिंग करना सीखेगा? जैसे बच्चा जन्म से जैसे ही पैदा हो गया उसको आप अल्फाबेट ABCD लिखना चालू करोगे तो सीख जाएगा क्या? नहीं सीख सकता। इसलिए, और जबकि मैच्योरेशन जो परिपक्वन है, मतलब जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो हर, आप देखोगे बच्चे लोग का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। आप 4 महीना पहले कोई बच्चे को देख के आए हो और 4 महीना बाद देख रहे हो तो बच्चा बड़ा हो जा रहेगा। देखते हैं ना बच्चे लोग जाते हैं, अरे कितना बड़ा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट जन्मजात है, जन्म से ही चालू हो जाता है उसके शरीर के आकार में वृद्धि होना। लेकिन सीखना जो है वो क्या है? वो एक अर्जित प्रक्रिया है, वो एक टाइम के बाद ही चालू होता है और सब में इंडिविजुअल होता है, सब में अलग अलग होता है। कोई साइकिल चलाना 10 साल की उम्र में सीख जाएगा, कोई 15 साल में सीखेगा, कोई 18 साल में सीखेगा। तो वो अर्जित है, जैसा जो अभ्यास करेगा उस हिसाब से वो सीखेगा। दूसरा, परिपक्वन सामान्य प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि मैच्योरेशन जो है वो सब में होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, जिसमें कोई दिक्कत होता है, दिव्यांग वगैरह होते हैं, उनको छोड़ दो, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। मतलब ए नाम का कोई बच्चा है और बी नाम का कोई बच्चा है। अगर ए नाम का बच्चा जो है 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में ए नाम का बच्चा अगर कहीं 4 फीट का हुआ है, 4 फीट का, तो बी नाम का बच्चा भी लगभग 3.94 फीट ही इसका विकास हुआ होगा। समझ पा रहे हो आप लोग? मतलब शरीर के आकार में वृद्धि सामान्य प्रक्रिया है, सब में होती है। किसी का हाइट ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, वो अनुवांशिक कारण है। लेकिन सब में 10 साल के बच्चों का लगभग हाइट देखोगे, लगभग ब्रेन का डेवलपमेंट देखोगे, आप हाथ पैर शरीर का डेवलपमेंट देखोगे, लगभग समान होता है। सामान्य प्रक्रिया है, वो सब में होती है, ठीक है। लेकिन सीखना व्यक्तिगत प्रक्रिया है। मतलब लर्निंग जो है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कोई 10 साल का बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन कोई 10 साल का बच्चा पेंटिंग नहीं कर पाता। कोई 10 साल का बच्चा साइकिल अच्छे से चला लेगा, लेकिन कोई 10 साल का बच्चा साइकिल नहीं चला पाता। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस कम है। तो यह एक क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअल है कि आप जिस चीज का प्रैक्टिस करोगे उससे आपके बिहेवियर में चेंज आएगा और उस चीज को आप सीख जाओगे। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा परसेंटेज लाएगा, जो ज्यादा अच्छा तरीके से सीखेगा। लेकिन ये तो सब में होता है भाई, ये आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है, भगवान दिया है, आपके में डेवलपमेंट होगा ही, आपका शरीर वृद्धि होगा ही, ठीक। परिपक्वन शारीरिक प्रक्रिया है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ग्रोथ हो रहा है। जबकि सीखना मानसिक प्रक्रिया है। किसी के मन में ये बात आया कि मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है और उसने अभ्यास करना चालू किया, सिंगिंग करना, गाना सीखना, सुर की समझ ली, सुर को सीखा, तो ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। दिमाग में आया क्रिकेट खेलना है, प्रैक्टिस चालू कर दिया दिन में 12 घंटा, तो वो एक मानसिक प्रक्रिया है। आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपको बल मिल रहा है। आपने देखा विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, रोहित शर्मा को, और चालू कर दिया, तो वो क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है परिपक्वन, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। तो इस तरीके का दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। अब आप जबरदस्त क्वेश्चन एक पिछले बार के पेपर में आया हुआ है, वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको मैच्योरिटी क्या होती है और वो क्या होता है। तो 2023 देखिए, शिक्षक भर्ती 2023 में ये पेपर आया है, क्वेश्चन आए हैं, सॉल्व करो आप लोग वीडियो पॉज करके। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? Which of the following is not a process of learning for children? और भी ऐसे सॉल्व कराऊंगा मैं, अभी ध्यान से देखो, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 5 क्वेश्चन सॉल्व होगा। तर्क, प्रतिबिंबन, कल्पना या परिपक्वता, आर्गुमेंट, रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन या मैच्योरिटी। सीखने की प्रक्रिया नहीं है। तर्क करना है, बच्चा सीखता है आर्गुमेंट से, रिफ्लेक्शन से भी सीखता है, इमेजिनेशन से भी सीखता है। मैच्योरिटी या परिपक्वता से कहाँ बच्चा सीखता है भाई? मैच्योरिटी तो जन्मजात प्रक्रिया है, मैच्योरिटी तो सामान्य प्रक्रिया है, वो तो सब में होती है, वो लर्निंग के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। लर्निंग और मैच्योरिटी में अंतर है बहुत बड़ा, अभी मैंने समझाया है। तो इसीलिए परिपक्वता इसका आंसर आएगा, क्योंकि मैच्योरिटी तो सब में होती है, लेकिन लर्निंग सब में नहीं होता, लर्निंग सब में अलग अलग होता है। लर्निंग नेचुरल प्रोसेस नहीं है, लर्निंग इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, बट मैच्योरिटी इज अ नेचुरल प्रोसेस। वो सब में होता है, वो भगवान द्वारा दिया गया है, वो सब में ग्रोथ होगा।
लेकिन मैच्योरिटी जो लर्निंग होती है वो सब में नहीं होती, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी लर्निंग। आगे देखते हैं, इसको देखो, मैच्योरिटी इज अ, परिपक्वता का संबंध है, मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू क्या, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी या इंटरेस्ट। किसका संबंध है? परिपक्वता से क्या बताया मैं आपको, क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो यहां पर लिखा हुआ है ना डेवलपमेंट, तो क्या आ जाएगा, विकास। अब देखो, आप जब पढ़े नहीं रहोगे इसको तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सब चीज जो है वो डेवलपमेंट का ही प्रकार है एक तरीके का, है ना। तो यहाँ बुद्धि में भी डेवलप होता है, सृजनात्मकता भी होती है, रुचि भी होती है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आपको परिपक्वता का साफ साफ मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, और लर्निंग और परिपक्वता में अंतर होता है ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक, चलो, तो ये 2 क्वेश्चन आपका बन गया आसानी से। अब देखते हैं थोड़ा आगे, लर्निंग का आगे का जो टॉपिक है वो क्या, सीखने की प्रक्रिया क्या है, सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। क्या क्या है सीखने के नियम? तो थार्नडाइक करके एक मनोवैज्ञानिक थे, थार्नडाइक ने अपनी एक किताब लिखी 1920 में, जिसमें थार्नडाइक ने सीखने का नियम दिया, लॉज ऑफ लर्निंग। क्या सीखने का, रूल्स ऑफ लर्निंग या लॉज ऑफ लर्निंग, इसी को बोलते हैं, इसी से रिलेटेड सवाल पेपर में आया हुआ है। क्या, तो यहां पर देखेंगे, E.L. थार्नडाइक नाम था जो मनोवैज्ञानिक थे उनका। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए, मतलब मेन जो रूल्स होते हैं सीखने के 3 ठो वो दिए, और उसके बाद जो सेकेंडरी, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, उनको गौण नियम कहा। तो 3 सीखने के मेन लॉज क्या है, क्या दिए उन्होंने, और याद रखना सीखने के नियम किसने दिए, तो थार्नडाइक ने दिए, ये ध्यान रखना है ना। अब चलो, क्या है, क्या सीखने का नियम दिया उन्होंने, तो देखो यहां पर पहला, तत्परता का नियम, यानी लॉज ऑफ रीडनेस। तत्परता का नियम क्या होता है, तो देखो, तत्परता का नियम में उन्होंने ये बताया कि कोई भी बच्चा जो होता है, जो सीख रहा होता है, वो 2 प्रकार का व्यवहार करता है। एक तो अगर उसको अपनी रुचि, तत्परता मतलब आप कह लीजिए इच्छुक है, जिसका इंटरेस्ट है जिसमें उसका, तो अगर उसको आप ऐसी चीजें सिखाओगे जिसमें वो तत्पर है सीखने के लिए, जिसमें उसकी रुचि है सीखने के लिए, जिसमें उसका इंटरेस्ट है सीखने के लिए, तो वो बच्चा क्या करेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। वो बच्चा क्या करेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि वो संतुष्ट हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को आप ऐसी चीजें सिखाओगे जिसके लिए, सीखने के लिए वो तत्पर नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बच्चा खीज पैदा होगा, एनॉयंस पैदा होगा उसके भीतर, है ना, परेशान, मतलब एक तरीके से कह लीजिए वो एकदम मुंह बनाने लगेगा, है ना। बच्चे लोग को देखिए, जैसे कोई बच्चे को क्लास में मैथ्स में इंटरेस्ट रहता है, तो जब मैथ्स का पीरियड आता है तो वो बच्चा जो रहता है मस्त एकदम मैथ्स बनाता है, लेकिन वही बच्चा अगर हिंदी का पीरियड आता है या इंग्लिश का पीरियड आता है, जो उसको इंटरेस्ट नहीं है, तत्पर नहीं है जिसको सीखने के लिए, तो बच्चा क्या करता है, सोने लग जाता है। तो उसमें क्या है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो उसी को बोलते हैं तत्परता का नियम, जो थार्नडाइक ने दिया। अब तत्परता के नियम के कैसे शिक्षा मनोविज्ञान में कैसे आप उसका उपयोग करोगे, आपके सब्जेक्ट का नाम है ना शिक्षा मनोविज्ञान, तो आपको उसको एग्जाम्पल बताता हूं। देखो, इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि यहां पर तत्परता का जो नियम है उससे क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान में, इससे थार्नडाइक ने ये बताया, इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को ऐसी चीजें सिखाओ, उसका सिलेबस ऐसे डिजाइन करो और उन चीजों पे बच्चे पर अलग से ध्यान दो जिसमें वो सीखने में उसकी रुचि है, उसको उन चीजों को अच्छे से सिखाओ, और बाकी सबका क्या दे दो, बेसिक एजुकेशन दे दो। तो उससे बच्चा क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, वो क्लास में आएगा, उसको नींद नहीं आएगा, तो वो अच्छे से सीखेगा उस चीज को। तो ये कहा थार्नडाइक ने, इसका निष्कर्ष निकाला। तो उन चीजों को बच्चों को ज्यादा सिखाना चाहिए जिसमें वो रुचि लेते हैं, जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें वो तत्पर हैं, उन चीजों को इसको क्या करना चाहिए, ज्यादा सिखाना चाहिए। इसी को बोलते हैं तत्परता का नियम। सेकंड, अभ्यास का नियम या रूल्स ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या होता है, सीखने का ये महत्वपूर्ण नियम है जिसके तहत बच्चा के उन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीखता है जिसका वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके माध्यम से थार्नडाइक ने बताया कि इसका मतलब ये है कि टीचर जो है उसको क्लास में बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहिए। किस चीज को सिखाना चाहिए, जिस चीज में बच्चे रुचि रखते हैं, तत्पर हैं, और उनको बार बार प्रैक्टिस कराते रहना चाहिए, हर हफ्ता रिवीजन कराते रहना चाहिए, एक बार नहीं उनको 10 बार सिखाना चाहिए,
ठीक है, 10 बार में समझ में नहीं आए, 20 बार उनको प्रैक्टिस कराना चाहिए, उनको होमवर्क देना चाहिए, उनको घर में जाके प्रैक्टिस करने के लिए बोलना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अभ्यास का नियम है ये, इससे भी बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो वो है रूल ऑफ प्रैक्टिस, जितना ज्यादा रूल प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा। तो क्लास में भी पढ़ाओ, रिवीजन भी कराओ, घर में जाके भी उसको बोलो रिवीजन करने के लिए। तो ऐसी चीजों को पढ़ाओ जिससे के लिए वो रुचि रखता है, इतना पढ़ाओ कि प्रैक्टिस कराते रहो ताकि वो सीखता रहे। और तीसरा है प्रभाव का नियम, इसी को बोलते हैं परिणाम या संतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, रिजल्ट एंड सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर प्रभाव के नियम के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसी से सवाल आया था पेपर में, ध्यान रखना। प्रभाव के नियम के तहत उन्होंने कहा कि बच्चा उन चीजों को ज्यादा सीखता है जिसमें उसको क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है, उस चीजों को बच्चा क्या करता है, ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। जैसे कि, या आप देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया, कि एक बच्चे ने अपने से बड़े के जो उससे बड़ा है, या अपने पिताजी कह लीजिए, उसका बड़ा भाई है या उसकी बड़ी बहन है, उससे बदतमीजी कर रहा है बच्चा, ठीक। अब जब उससे बदतमीजी कर रहा है तो उसको अगर पुरस्कार दे दिए आप, अगर पीछे से गया उसका दोस्त है या फिर उसके कोई रिलेटिव है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब देना, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए, तुम्हारी कोई गलती निकाले, ऐसे तुम जवाब देना, उसको पुरस्कार मिल गया। तो पुरस्कार मिलने से क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट यही है, उसको प्रभाव में आ गया, उसको रिपीटेशन करेगा, वो उसको फिर ये करेगा, फिर कोई उसको बड़ा मिलेगा और उसके खिलाफ अगर कोई बोल दिया उस बच्चे के खिलाफ, तो वो क्या करेगा, उसको फिर से जवाब देना चालू कर देगा, क्योंकि पिछले बार क्या मिला था, उसको अवार्ड मिला था, ठीक। लेकिन इसी के तहत इन्होंने बताया, अगर उसको दंड मिला कि भाई मम्मी ने चिल्ला दिया, पापा से तुम कैसे बदतमीजी कर सकते हो, अपने बड़े भाई से बदतमीजी नहीं करना है, अपने बड़ी बहन से बदतमीजी नहीं करना है, मार दी उसको, दंड दे दी उसको, तब वो क्या करेगा, उसको रिपीट नहीं करेगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो प्रभाव का नियम, प्रभाव मतलब क्या, पुरस्कार, तो पुरस्कार मिल गया तो वो रिपीट करेगा, दंड मिल गया तो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा बाद में 1920 में ये नियम दिया किसने, थार्नडाइक ने, लेकिन 1930 में अपने ही नियम को उसने काउंटर कर दिया और उन्होंने बताया, थार्नडाइक ने, कि भाई ऐसा नहीं है कि जब आप दंड दोगे तो वो बच्चा उस चीज को रिपीट नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं, मार के आप किसी बच्चे को सुधार नहीं सकते हो, जैसे कि आप किसी चीज के लिए मार दिए उनको, बड़े से बदतमीजी कर, 2 चार झापड़ उसको दे दिए, वो दोबारा वो एकदम आपसे नफरत करना लग जाएगा, वो सीखेगा नहीं, उसमें उसके अंदर क्या आ जाएगी, डर की भावना आ जाएगी, तो वो आपके सामने नहीं करेगा लेकिन दूसरे के सामने जरूर करेगा उस चीज को, और उसके मन में ये बात रह जाएगी कि ये क्या होता है, ठीक है, इसके मन में ये बात रह जाएगी कि मैं जब किसी ने मुझे मारा था इस चीज के लिए, तो मैं इसको और बार बार करूंगा, एक जिद की भावना उसके अंदर पनप जाती है, तो उसके कारण से वो बार बार उस चीज को करना चालू कर देता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ठीक, 1930 तो यहां पर दिया, तो उन्होंने बताया कि भाई जब आप दंड दोगे तो कोई बच्चा सुधर नहीं सकता है, इसलिए दंड मत दो। तो उन्होंने प्रभाव के नियम के आधार पर यह बताया कि क्लासरूम में शिक्षक को कभी भी स्टूडेंट को दंड नहीं देना चाहिए, उसको प्रेम से समझाना चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर पुरस्कार देने से उसका रिपीटेशन का चांसेस, उस बिहेवियर को बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन दंड देने से कम नहीं होगा, दंड देने से भी बढ़ेगा। आप जब दंड दोगे तो ऐसा नहीं सुधर जाएगा, उसको प्रेम से समझाना है। इसीलिए टीचर को क्या करना चाहिए, कभी भी क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट अगर कोई चीज को गलत कर रहा है तो उसको प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ने ये विश्लेषण करके रिसर्च करते हैं लोग, मनोवैज्ञानिक लोग, और मनोवैज्ञानिक रिसर्च करके अपना लॉ देते हैं। तो ये 3 नियम समझ में आया, क्या करना चाहिए टीचर में, क्यों जरूरी है। टीचर को तत्परता का नियम दिया किसने, थार्नडाइक ने, जिसके आधार पर कहा कि रुचि है वही पढ़ाना चाहिए। अभ्यास का नियम दिया, बार बार उसको रिपीट करना चाहिए, और वहां पर पुरस्कार दोगे तो रिपीट होगा, लेकिन दंड दोगे तो वो गलत बिहेवियर उसका कम नहीं होगा, इसलिए प्यार से समझाना चाहिए उसको। ये तीनों नियम उन्होंने दिए, ये मेन नियम है। बाकी तो गौण नियम भी है, अधिगम को सीखने का गौण नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रिएक्शन के नियम, यानी बहुत सारे रिएक्शन देता है, लॉ ऑफ एटीट्यूड का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, और संबंधित परिवर्तन, लॉ ऑफ रिलेटिव चेंजेस, संबंधित परिवर्तन का नियम। ये नियम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल भी नहीं बने हैं, अपन क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हालांकि, लेकिन अभी उसको रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना चाह रहा हूँ मेन। तो यहाँ से सवाल बने हैं, है ना, ये नियम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, ठीक। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। देखो यहाँ पर एक चीज और पढ़ लेते हैं,
यहाँ पर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम ये दिया हुआ है। प्रभाव का नियम आप देख लो, प्रभाव का नियम पुरस्कार तथा दंड का नियम भी बोलते हैं इसी को, पुरस्कार तथा दंड का नियम बताया। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिए गए हैं किसके द्वारा? बीएफ स्किनर, वुल्फगैंग कोहलर, यहाँ पर एडवर्ड थार्नडाइक और इवान पावलोव। अभी क्या बताया मैं, किसके द्वारा दिए गए हैं? एडवर्ड थार्नडाइक के द्वारा ये नियम जो है वो दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका आगे का टॉपिक, लर्निंग वाले चैप्टर का। क्या? सीखने के सिद्धांत के स्वरूप एवं प्रकार। तो यहां पर आप देखेंगे नेचर एंड काइंड ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सीखने के सिद्धांत के स्वरूप और प्रकार क्या रहता है? नेचर। देखिए, सीखने का सिद्धांत, इसमें सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ते हैं जो पहले नहीं पढ़े हैं? तो सिद्धांत में हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्यों सीखना है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया है क्यों सीखना है, कैसे सीखना है ये भी पढ़ना है इसमें, इस सिद्धांत में ही बताया गया है। और क्या सीखना है, ये 3 चीजें किसमें बताई गई हैं? लॉज, नेचर एंड काइंड ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग में हम क्या सीखते हैं, क्यों सीखना है उस चीज को, किस चीज को अगर आप सीख रहे हो तो ये सबसे पहले बताना जरूरी है टीचर में, मतलब टीचिंग के दौरान। जब भी मैं कोई टॉपिक चालू करता हूं तो मैं बताता हूं कि क्यों सीखना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है वो भी बताना है, और फिर क्या सीखना है। ये तीनों चीज आता है सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत। तो ऐसी चीजें जिसके अंतर्गत ये 3 चीजें शामिल की जाती है उसको सीखने का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसे सिद्धांतों को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैसे? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या फिर एसआर थ्योरी बोलते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम है प्रभावक सिद्धांत या इफेक्ट थ्योरी। इसको मैंने जस्ट पिछला वाला कंटेंट सेक्शन में जाके देखना, वीडियो वाले सेक्शन में पिछला वाला जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है ना, वो वाला टॉपिक में मैंने एसआर थ्योरी को, पावलोव का जो एसआर थ्योरी है उसको कंप्लीट डिटेल में बताया है, और अपन कवर कर लेंगे इसको अगर आप लोग को बोलेंगे तो इसको आप देखना। क्या होता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत? उद्दीपन का मतलब स्टिमुलस, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? उद्दीपन का मतलब कोई प्रॉब्लम, इसको बोल लो क्या? प्रॉब्लम। ठीक है। परेशानी, परेशानी को क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। जैसे कि 4 बजे किसी बच्चे को पता चला कि 4 बजे क्या होता है, 4 PM को डेली क्या होता है, बाहर से बहुत तेज आवाज आती है। क्यों? क्योंकि पास में एक कुछ है, कोई भवन है जहां पर शादी हो रही है ना। तो वो देख रहा है कि शादी होती रहती है हमेशा कंटिन्यू, वहाँ पे किसी न किसी की शादी होती रहती है। तो 4 बजे हर रोज क्या होता है, बहुत जोर से आवाज आता है। अब बच्चा कमरे में बैठ के पढ़ रहा है, तो वो 4 बजे क्या करता है, अब वो प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, आवाज आना क्या है, परेशानी है, स्टिमुलस है। अब उसका सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है, बच्चा क्या रिस्पॉन्स करेगा, दरवाजा बंद कर देगा। दरवाजा क्या करता, बंद कर दिया। तो दरवाजा बंद करना क्या है, रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स है। तो उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। तो उसने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, प्रॉब्लम को देखा, समझा, 4 बजे आवाज आता है, 4 बजे क्या किया, दरवाजा को बंद कर दिया। तो उन दोनों के बीच क्या हुआ, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। 4 बजे हर रोज अब बच्चा क्या कर देता है, पढ़ते रहता है, दरवाजा 4 बजे बंद कर देता है, क्योंकि 4 बजे क्या आता है, आवाज आता है। तो उन दोनों के बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। इसी को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। यानी बच्चे ने क्या किया, प्रॉब्लम देखा और उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच क्या हो गया, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। पावलोव ने यही सिद्धांत दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था इसका, कुत्ते पर, कि भाई मैंने बताया था घंटी बजाता है तो सीधा घंटी बजाने के बाद क्या लाता है, उसके सामने खाना लाता है तो लार टपकने लग जाता है कुत्ते का। ये वाला पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उसको देखिएगा एक बार। तो उसी को बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। बच्चे, ये सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत कैसा है, मतलब किस चीज से सीखता है बच्चा, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के बाद जो सॉल्यूशन निकलता है तो उससे सीखता है। अब इसके बाद रिपीट करेगा उसको। वो जान गया, जब उसको बंद किया दरवाजा को तो साउंड आना कम हो गया, उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो उसको क्या मिला, लर्निंग मिला, सीखा उसने। क्या सीखा कि भाई जब भी आवाज आएगा दरवाजा बंद कर लेना है, ये सीख गया वो। तो उसी को बोलते हैं उन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। जो प्रॉब्लम आया उसके सॉल्यूशन को निकाला और उसी को रिपीट करते गया, तो उसको एक लर्निंग मिला कि जब भी आवाज आता है जो रूम में बैठे उसका दरवाजा बंद कर लेना। तो इसी को बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसके कई सारे पावलोव ने दिया, कई साइंटिस्टों ने दिया। दूसरा है उद्दीपन सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसी को बोलते हैं स्टिमुलस थ्योरी। अब सॉल्यूशन से नहीं सीखा, प्रॉब्लम से सीखा। स्टिमुलस मतलब प्रॉब्लम, जैसे कि प्रॉब्लम आया उसके सामने
कि भाई मैं जब जाता हूं, ठीक है, कोई रोड में रास्ते से वो जा रहा है बच्चा, तो जब जा रहा है बच्चा तो वहां पे देखता है कि जैसे ही वो ज्यादा, या फिर ये मत एग्जांपल लेते, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखे हो आप, तो बोमन ईरानी जो है, बोमन ईरानी डॉक्टर का रोल प्ले किया था, तो उसको पता चल जाता है कि जब भी वो स्ट्रेस में आता है, कोई प्रॉब्लम उसके सामने आता है, तो उसका बीपी लो हाई हो जाता है, बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इसके कारण वो क्या करता है, एक लाफ्टर थेरेपी होता है। तो जब भी उस मूवी को देखोगे आप देखना कि जब भी संजय दत्त उसको कोई चीज के लिए पिन करता है या तकलीफ देता है या टेंशन देने की कोशिश करता है, बदतमीजी करता है, तो वो हे करके हंसना चालू कर देता है ना, तो लाफ्टर थेरेपी अपनाता है। तो उसने क्या देखा, प्रॉब्लम आया, उसको समझ में आ गया कि एक दो बार क्या हुआ था, उसको टेंशन किसी ने दिया तो उसका बीपी हाई हो गया। तो उसको क्या समझ में आया प्रॉब्लम से कि भैया जब प्रॉब्लम आता है तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो उसके दिमाग में क्या बन गया, एक संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, मतलब एक ड्राफ्ट डेवलप हो गया कि कोई भी मुझे टेंशन देता है तो मेरा बीपी हाई होता है। तो उसके दिमाग में खाका बन गया, एक ड्राफ्ट बन गया कि अब कोई भी अगर टेंशन देगा तो मुझे क्या करना है, हंसना है जोर जोर से, तो इससे क्या होगा, मेरा बीपी लो नहीं होगा, मैं बीपी हाई नहीं होगा। तो उसने क्या किया, किससे सीखा, उद्दीपन, प्रॉब्लम से सीखा, प्रॉब्लम से सीखा उसने कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे लाफ्टर थेरेपी अपनाना है। तो अब क्या किया, रिपीट किया उसने, कोई भी प्रॉब्लम आता है वो रिपीट क्या करता है, लाफ्टर थेरेपी अपनाता है। तो स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी, उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत, या उसके दिमाग में संज्ञान आ गया, उसको समझ आ गया, उसके दिमाग संज्ञानात्मक विकास हो गया, इसी के कारण इसको बोलते हैं उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। तो कोई व्यक्ति अगर प्रॉब्लम खोजता है और उसका सॉल्यूशन कर लेता है तब सीखता है तो ये सिद्धांत, और अगर प्रॉब्लम से ही सीखा, ठीक है, तो वो ये सिद्धांत उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। कोई प्रॉब्लम आया, दोबारा आया, फिर उसे से सीख लिया, एक बार सीख लिया, लाफ्टर थेरेपी अपना लिया, दूसरा वही काम रिपीट किया, तो वहां पर क्या होगा, उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। दो भाग में इसको बांटा जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन, आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो कैसा लगा ये बताएंगे आप। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो इसके बाद मैं आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आगे भी इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा, आपके कमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगेगी, मेरी मेहनत अच्छी लगेगी, तो मैं बिल्कुल डेली जो है वो यहाँ पर वीडियो आते रहेंगे। अगर इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा इमेजेस वगैरह के माध्यम से पूरा PDF आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपका समय बचेगा और ऑथेंटिक सोर्स से आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा बैच जो है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च 2024 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको कोई भी बैच अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको CGTET की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी, क्योंकि सिलेबस भी सेम है, लगभग सेम है, तो उसकी तैयारी आपको कोई भी बैच में फ्री में कराई जाएगी। सहायक शिक्षक का आपको ऑफलाइन का प्राइस और ऑनलाइन का प्राइस दिया हुआ है, शिक्षक का भी आप देख सकते हैं, और सहायक शिक्षक और शिक्षक का आप देखिए इतने मिनिमम प्राइस पे आपको, आप देख लीजिएगा कि आपको कहीं तैयारी नहीं करवाई जाएगी इतनी मेहनत से, ठीक है। तो आप, ये आपका प्राइस है, और ये प्राइस जो है वो शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए रहेगी। ये बैच मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, वो लगभग फुल हो चुका है ये 50 स्टूडेंट। ये इसके बाद 500-500 रुपये सबका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। अभी ये 2 बैच के लिए ओपन है, इसके लिए भी आप तुरंत अगर ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाएगा। ऑफिस में के नंबर पे आप डिस्प्ले में चल रहा होगा, उसमें बात कर लीजिएगा, इसमें करवा देंगे। लेकिन ये बैच लगभग फुल हो चुका है, तो 50-50 स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद इसका 500-500 रुपये प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन जो स्टूडेंट यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री में दी जाएगी इसमें, और ये सारी उसकी फैसिलिटी है। और यहाँ पर 2 जगह पे, रायपुर ब्रांच और भिलाई ब्रांच, दोनों जगह पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चालू हो रहा है। भिलाई ब्रांच में 8 मार्च से चालू हो रहा है, रायपुर ब्रांच में 1 मार्च से चालू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिटेल और चाहिए रहेगा तो आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब देखना, यहाँ पर आप देखिए, इसी सीखने के सिद्धांत को कई तरीके से, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है ये, तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है ना, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। और यहाँ पर क्या है, 2 पार्ट है, उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत दूसरा नंबर का, तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है, मैंने बताया इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोलते हैं, और अपुनर्बलन का सिद्धांत। इसके 2 पार्ट हैं, रेनफोर्समेंट थ्योरी, नॉन रेनफोर्समेंट थ्योरी। तो यहाँ पर थार्नडाइक, स्किनर, पेवलोव, हल और मिलर, इन्होंने क्या दिया है, रेनफोर्समेंट थ्योरी दिया है,
और उसी तरीके से वॉटसन, गथरी और एस्टेस नाम के मनोवैज्ञानिकों ने नॉन रेनफोर्समेंट थ्योरी दी है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अभी तक जो पढ़े हैं हम उसका आप देखेंगे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। उसी तरीके से अगर उद्दीपन सिद्धांत हैं तो उसके दो प्रकार के पार्ट में बांटा गया है, एक क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी यानी क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत, और एक आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने ये सब थ्योरी दी है, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है वो हम लोग देखते हैं। देखिए अब 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। जो मैंने बताया है अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? लॉ ऑफ इफेक्ट, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का सूच सिद्धांत, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो मैंने क्या बताया अभी? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का सिद्धांत या प्रभाव का सिद्धांत कहते हैं। अभी बताया मैंने पिछले स्लाइड में, तो ये आएगा ए, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है 10, ये वाला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक भर्ती 2023 का ही क्वेश्चन है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? तो आप बताओ, विद शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है, क्या और कैसे सीखना है, एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। तो मैंने जब पहला नियम बताया था तत्परता का नियम, उसमें मैंने आपको समझाया था कि इस टीचर को, कोई भी टीचर को स्टूडेंट को ऐसी चीजें सिखानी चाहिए जिनमें उनकी क्या हो, रुचि हो, फ्रीडम दिया जाना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में रुचि है तो ये इस तरीके से करिकुलम डिजाइन करना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। तो क्या होगा? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, यही तो सीखने का सिद्धांत है, क्या, कैसे और क्यों। तो इसी तरीके से अगर बच्चा अगर सीखेगा क्या सीखना है, क्या उसको फ्रीडम दिया जाए, उसको क्या करना है जीवन में, उसको सोचो अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को अगर उनके माँ बाप ने क्रिकेट खेलने ना दिया होता तो सरकारी बाबू होते कहीं? थे ना धोनी, उनको हुआ था ना सिलेक्शन उनका, किसमें? टीसी में। छोड़े तब तो बने ना इतने बड़े, नहीं छोड़ते तो आज भी वही होते, थोड़ा बहुत प्रमोशन हो जा रहता। तो उन चीजों में रुचि होनी चाहिए, करने देना चाहिए बच्चों को जो उनका इंटरेस्ट हो। तो वहां पे बच्चा क्या करता है? अपना पूरे पोटेंशियल से अपना पावर दिखा पाता है वहां पे और सफल हो पाता है। तो जितने भी आप सफलतम लोगों की जीवनी पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे उन्होंने वो किया जो उनको इंटरेस्ट था, उनको जिसमें रुचि थी वो काम किया उन्होंने। ठीक, तो यहां पर आप देख लो 5 क्वेश्चन आपका जो है वो यहां पर सॉल्व हुआ है। टोटल कंप्लीट जो है मैंने 5 क्वेश्चन सीखने वाले चैप्टर से सॉल्व कराए हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में 2023 में जो है वो शिक्षक भर्ती के आया हुआ था। आप देखिए ये वीडियो मुश्किल से कितने 36 मिनट का 35-36 मिनट जा रहा है ये वीडियो, है ना। वो आपको पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करा के जा रहा हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के। तो इसी प्रकार से और वीडियो आती रहेगी जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं करवाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप एकदम खुल के अपना एक्सप्रेस करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको कुछ फायदा हुआ होगा तो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।